करते हैं जीन क्या होता है। कोई बता सकता है आप में से जीन क्या होता है? बहुतों के स्कूल में चैप्टर में भी हो चुका हो। मैम आपकी स्क्रीन ब्लर है। जीन क्या होता है? सुनाई दे रहा है ना? आंसर करो ना। जीन क्या होता है? व्हाट इज जीन? अगर किसी को पता है, जो भी चीज आपको समझ आ रही है आप बताओ। जो भी चीज समझ आ रही है बताओ। सुना है या नहीं सुना है? हाँ ना में आंसर करो। नहीं सुना है क्या? अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लो बेटा, आप पतंग उड़ाते हैं। पतंग जब आप उड़ाते हैं तो आपके पास एक लंबी सी थ्रेड होती है ना, धागा होता है जिससे आप पतंग को अटैच करते हैं और आप उसको उड़ाते हैं। इमेजिन करो कि आपको भी मैंने वो थ्रेड दे दी है और थ्रेड वो आप अपने घर लेके गए। थ्रेड दिया है मैंने, मांझा नहीं दिया है। मांझा उसको कहते हैं जिसमें वो थ्रेड आप लपेट कर रखते हो। मैंने मांझा नहीं दिया। तो क्या आप इतने लंबे से थ्रेड को ठीक से मैनेज कर पाएंगे? हाँ ना में आंसर करो। इसका मतलब जब आप उस थ्रेड को अपने घर में लेकर जाओगे तो वो थ्रेड आपके पूरे घर में बिखरा पड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि वो बहुत लंबा है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने आपको दे दिया एक मांझा। जब मैंने आपको मांझा दिया या जो भी कहते हैं वो रोलर दे दिया, उस रोलर के ऊपर आपने उस धागे को, शायद धागा को मांझा कहते जो भी हो, तो आपने उस थ्रेड को उसके ऊपर लपेट दिया। अब आप उसको अपने घर के कोने में रख सकते हो या नहीं, मैनेज करके आराम से? यस मैम। हाँ, है ना? इसका मतलब वो जब लंबा सा थ्रेड आपके पूरे घर में फैला था तो आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, मम्मी भी डांटेंगी आपको, पूरा घर बिखरा कर रखा है आपने। लेकिन जब आपने उसको मैनेज करके रख दिया, घर के कोने में पड़ गया और उतना लंबा सा थ्रेड आपने उसको मैनेज करके बड़े सही तरीके से रख दिया। सेम उसी तरह इमेजिन करो, सेम उसी तरह ये जो लंबा सा थ्रेड मैंने बोला बेटा, ये आपका डीएनए है। डीएनए बहुत लंबा होता है। आपकी एक जो छोटी सी सेल होती है ना, उसके अंदर 2 मीटर का डीएनए होता है। और आप सोचो आपका पूरा शरीर कितने सारे सेल से बना है। अगर सारे सेल से मैं अगर डीएनए निकाल दूं तो आप चांद तक जाओगे, चांद को लपेट के वापस भी आ जाओगे। इतना लंबा आपके बॉडी में डीएनए है। अगर मैं सारे सेल से 2-2 मीटर का डीएनए निकाल दूं तो अब क्या होगा? अब सेल को मैनेज करना है। सेल भी नहीं चाहता है कि उसके, सेल एक घर है ऐसा इमेजिन करो। अगर वो थ्रेड पूरा बिखरा हुआ रहेगा तो सारे ऑर्गेनल काम कैसे करेंगे? मैनेज करने में दिक्कत होगी, है ना? तो उसको क्या किया है? उस लंबे से थ्रेड को कंडेंस कर दिया है। ध्यान से समझो बेटा, ये एक लंबा सा थ्रेड था, आइए आपका डीएनए है, और आपने इसको क्या कर दिया? एक कंडेंस कर दिया। जब आपने इसको कंडेंस किया है तो ये एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर में फॉर्म हो गया। तो ये है डीएनए। और डीएनए को जब आपने कंडेंस किया है, ध्यान से समझेंगे, डीएनए को जब आपने कंडेंस किया तो कंडेंस डीएनए का नाम क्या दिया गया? क्रोमोसोम। समझ में आया क्रोमोसोम क्या है? हाँ ना में आंसर करो। ठीक है, अब क्रोमोसोम को आप आराम से न्यूक्लियस के अंदर रख सकते हैं। क्रोमोसोम अब न्यूक्लियस के अंदर रह गई आराम से। अब बात करते हैं, ये डीएनए है बेटा, और डीएनए के ऊपर ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। इंफॉर्मेशन मतलब कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। आपका डीएनए बेटे दुनिया में किसी से नहीं मैच करेगा। ध्यान से सुनो, आपका डीएनए, आप खास हैं, आप जैसा दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसा कौन बताता है? आपका डीएनए, है ना? आपके जो ये फिंगर है, फिंगर के ऊपर जो आप रेखाएं देख रहे हैं, ध्यान से जब आप देखोगे फिंगर प्रिंट होती है ना, वो दुनिया में किसी से मैच नहीं करती। इसका इंफॉर्मेशन आपके डीएनए के पास है। हर इंडिविजुअल अलग है, जैसे हर एक एनिमल अलग है। बिल्लियां आपको सब देखने में एक जैसी लगेंगी, लेकिन सब अलग अलग है, सबका डीएनए अलग है। सेम उसी तरह अब देखो बेटा, ये डीएनए सबका अलग कैसे है? क्योंकि सबके डीएनए में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है,
अब देखो हाइट आपके पास भी है, हाइट मेरे पास भी है, ये अलग चीज है ना। तो हाइट बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, डीएनए खुद को एक्सप्रेस करती है। एक्सप्रेस कैसे करेगी? जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करना रहे तो आप कैसे करोगे? या तो आप एक्शन से करोगे, या तो आप बोल के करोगे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो डीएनए भी खुद को बताना चाह रही है कि उसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन कैसे बताती है? वो बताती है प्रोटीन के थ्रू, और वो बताती है या तो हॉर्मोन्स के थ्रू, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर हार्मोन्स जो होते हैं ना बेटा आपके बॉडी में, ज्यादातर हार्मोन प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ये सब प्रोटीन से बने हुए हार्मोन है। अब ग्रोथ हार्मोन डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अब देखो मान लो यहाँ पर हाइट की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है हाइट की। अब डीएनए को एक्सप्रेस करना है कि उसको कितनी हाइट देनी है इस इंसान में जिसमें ये वाला डीएनए है, इस इंसान को कितनी हाइट देनी है, ये डीएनए एक्सप्रेस करेगा। क्या बना के? ग्रोथ हार्मोन बना करके। वो जितनी हार्मोन बनाएगा, ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली है? पेरेंटल डीएनए से। पेरेंट ने डीएनए अपने बच्चे में ट्रांसफर किया और डीएनए में इंफॉर्मेशन भेजा कि भाई मेरे बच्चे में जा, इस तरह से एक्सप्रेस कर, उसकी हाइट इतनी हो, है ना। लोग कहते हैं माँ बाप लंबे हैं इसलिए बच्चा भी लंबा है, ऐसी बातें सुनने को आती है ना। तो अब देखो क्या होता है, ये जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो मैंने ये बताया बेटा कि डीएनए एक्सप्रेस कर रही है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के थ्रू खुद को वो एक्सप्रेस करती है, ये बातें करती है ना। अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट होगा ना तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स करके एक कोर्स आती है, उसमें डीएनए के एक्सप्रेशन की ही स्टडी की जाती है। ये कंप्यूटर से ही किया जाता है, जिसमें डीएनए को रीड किया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा, अब ये डीएनए जो है, अब ये पेरेंट का डीएनए कहां से आया है? ये इनके पेरेंट से आया है। इनका डीएनए कहां से आया? इनके पेरेंट से आया है। तो ये सबका इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में है, ध्यान से समझो। लेकिन जो जगह आप में एक्सप्रेस करेगी, मान लो ये पार्ट डीएनए का एक्सप्रेस कर रहा है, फिर इधर वाले कोई पार्ट एक्सप्रेस नहीं कर रहे, फिर यहाँ का पार्ट एक्सप्रेस कर रहा है, फिर एक कुछ पार्ट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, फिर यहाँ का पार्ट एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है होल डीएनए पर इंफॉर्मेशन है, पूरे डीएनए पर इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो पार्ट डीएनए का एक्सप्रेस करती है उस पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? जीन बुलाते हैं। उस पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? जीन। तो अगर हमें जीन को डिफाइन करना हो तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। फ्रैगमेंट माने हिस्सा, पार्ट ऑफ डीएनए, और इसके पास एक्सप्रेशन है, ये खुद को एक्सप्रेस कर रही है। होल डीएनए आपका एक्सप्रेस नहीं करता, है ना। और जो पार्ट आपका डीएनए का एक्सप्रेस करता है उसको हम क्या बुलाते हैं? जीन बुलाते हैं। तो मुझे बताओ, जीन समझ में आया, डीएनए और क्रोमोसोम तीनों चीजें समझ में आ गई या नहीं? हाँ ना में आंसर करेंगे, बोलो। यस मैम। ठीक है ना। अब देखो जीन को आपके बंसल की शीट में कैसे लिखा है? बंसल की शीट में लिखा है ये एक हेरिडिटी यूनिट है। यूनिट माने पार्ट, हेरिडिटी पार्ट मतलब वो पार्ट जो ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन। अब जाहिर सी बात है जो फंक्शन करेगा वही तो ट्रांसफर होगा, जनरली वही ट्रांसफर हो रहा है। नॉन फंक्शनल चीजें भी ट्रांसफर हो रही हैं क्योंकि डीएनए खुद की कॉपी करता है, तो नॉन फंक्शनल चीजें भी आ रही हैं, लेकिन एक्सप्रेस जो कर रहा है उसको हम जीन बुलाते हैं, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे जीन वो पार्ट है डीएनए का जो एक्सप्रेस कर रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं जीन क्या है, तो लिखेंगे फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, fragment of DNA carries character, इसके पास कैरेक्टर प्रेजेंट है from one generation which is
carries character from one generation to another generation. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, वो कैरेक्टर जो डीएनए पर प्रेजेंट है, उसी को हम जीन बुलाते हैं। उसी को हम क्या बुलाते हैं? जीन बुलाते हैं। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर हाइट ही है ना, जरूरी नहीं हाइट सिर्फ पापा पे जाए, हाइट मम्मी पे भी तो जा सकती है। जा सकती है या नहीं? हाँ ना में आंसर करो। जा सकती है या नहीं किसी इंडिविजुअल की हाइट? यस मैम, है ना? क्योंकि डीएनए सिर्फ फादर से थोड़ी आया है, डीएनए फादर के अलावा डीएनए मदर से भी तो आया है। इसका मतलब अगर हाइट, एग्जाम्पल लेते हैं, हाइट आपने एक क्या लिया? आपने एक कैरेक्टर लिया। आपने एक कैरेक्टर लिया, इमेजिन करते एक कैरेक्टर आपने हाइट का ले लिया, तो हाइट का जो कैरेक्टर होता है बेटा, वो पेयर में आएगा आपके बॉडी में। पेयर में कैसे आएगा? फादर से भी आएगा, मदर से भी आएगा। इसका मतलब जीन जो आपके बॉडी में आएगी वो पेयर में आएगी। क्रोमोसोम इसका मतलब जो होगा बेटा, आपके बॉडी में पेयर में होगा, क्योंकि हाफ फादर से आ रहा है, हाफ मदर से आ रहा है ना? तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर हम बोलते हैं पेयर ऑफ जीन, अगर एक कैरेक्टर आप ले रहे हैं, एक कैरेक्टर का एक पेयर जीन प्रेजेंट होगा, तो फिर मैंने बोला कि मान लो एक पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट है, ठीक है ना, और इस पेयर ऑफ जीन को हम बुलाते हैं एलील। क्या बुलाएंगे? जल्दी बोलो, क्या बुलाएंगे हम उसको? एलील, ठीक है ना? तो एलील क्या हो गया? जीन का पेयर या जेनेटिक पेयर कहते हैं इसको, ठीक है ना? तो एलील क्या है? अब एलील समझो, ये टर्म समझने हैं, अगर डाउट होगी तो पूछना है। टर्म एलील का मतलब क्या होता है? जेनेटिक पेयर। जेनेटिक पेयर कह सकते हो, या जीन का पेयर कह सकते हो, या है ना, या फिर ऑल्टरनेट पेयर कहोगे। ऑल्टरनेट पेयर का मतलब एक फादर का और एक मदर का। ऑल्टरनेट क्या है? पेयर है। या फिर आप इसको कह सकते हैं ऑल्टरनेट पेयर। इसका मतलब हर एक कैरेक्टर जो आपके अंदर प्रेजेंट है वो पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो ऑल्टरनेट क्यों नाम दिया गया है? या तो फादर का हो सकता है या तो मदर का हो सकता है। जब कोई कैरेक्टर या कोई जीन पेयर में होती है तो हम उसको एलील बुलाते हैं। समझ में आया? हाँ ना में आंसर करो। मैम आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है। हाँ, 1 मिनट रुको। है, अब देखो बेटा, अगर बात करते हैं, मान लो हमने एक कैरेक्टर लिया है, हाइट ले ली हमने हाइट लिया है, या स्किन का कलर, कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो, हाइट ले लेते हैं। मान लीजिए हाइट को आप रिप्रेजेंट करते हैं टॉल से, है ना? टॉल से आप रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉल का हमने सिंबल दे दिया टॉल, या ड्वार्फ से आप इसको को मेंशन करते हैं। ड्वार्फ का मतलब नाटा और टॉल मतलब लंबा। हाइट यही तो हो सकती है, या तो कोई लंबा होगा या तो कोई छोटा होगा। तो हम इसको एक सिंबल से इंडिकेट करते हैं, इमेजिन करते हैं टी से टॉल हो गया, और कोई नाटा होगा तो उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए फादर जो है,
अगर मान लीजिए फादर से एक जीन आ रही है और वो जीन टॉल है, मतलब टॉल को रिप्रेजेंट करती है, फादर टॉल है तो टी आ रहा है, ठीक है ना, और मदर भी लंबी है, मान लो मदर से भी टी आ गया, मतलब टॉल का कैरेक्टर आ गया, दोनों टी के पेयर आ गए। अब तो दोनों टी क्या हो गए बेटा, सेम एलील आपको देखने को मिल रही है, या हम ऐसा कह सकते हैं सेम जीन के पेयर दिखने को मिलते हैं। अगर सिमिलर एलील आता है, अगर सेम एलील आता है जाइगोट के अंदर में, अब ये एलील कौन लेकर आया है, अब देखो बेटा फादर अगर टॉल थे तो हो सकता है उनके मम्मी पापा से उनको टॉल टॉल मिला हो, लेकिन स्पर्म में हाफ ही आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताओ। हाँ ना, मैं यस मैम। आएगा ना, तो फादर से मान लो एक टी आ गया, मान लो मदर में तो टी है और स्मॉल टी दोनों का जीन आया हुआ है, लेकिन मदर ने आप में ट्रांसफर किया कैपिटल टी, ठीक है ना, तो कैपिटल टी जाइगोट के अंदर में आ जाएगा, एक स्पर्म से आया एक एग से आया, मिल गया दोनों, तो इसका मतलब जाइगोट के अंदर में अगर सेम पेयर ऑफ जीन दिखाई देगा तो हम उसको बुलाएंगे होमोजाइगस, होमोजाइगस ट्रेट। ट्रेट का मतलब मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, है ना, तो होमोजाइगस ट्रेट या कैरेक्टर का मतलब होता है कि दोनों में, है ना, हमें दोनों पेरेंट्स की तरफ से हमें सेम टाइप के गैमेट्स मिल रहे हैं जिसमें सेम कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो होमोजाइगस ट्रेट क्या होता है, होमोजाइगस ट्रेट हैव सिमिलर एलील, सिमिलर एलील होगा बेटा। सिमिलर एलील का मतलब अगर हमने कैरेक्टर हाइट लिया है तो सिमिलर एलील या तो ये हो सकती है या तो स्मॉल टी हो सकती है या नहीं। होमो मतलब क्या होता है बेटा, सेम। जाइगोट के अंदर में सेम जब कैरेक्टर आता है मदर और फादर से, तब हम जीन अगर सेम होगी तो हम उसको होमोजाइगस ट्रेट कहेंगे। तो ये आपको देखने को इस तरह से मिलेगी। समझ में आया? हाना में आंसर करो। मैम एक बार वापस बता दो प्लीज, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने बताया कि होमो मतलब होता है सेम, ठीक है ना। हाइट जो है ना, हाइट एक कैरेक्टर ले लिया मैंने, टॉल और ड्वार्फ, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने टी सिंबल ले लिया, टी टॉल के लिए लिया, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए ले लिया, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई फादर टॉल है तो उनका उनमें पेयर में प्रेजेंट है। अब जब गैमेट बनेगा, तो गैमेट में तो हाफ ही जीन आएगी, हाफ जीन आएगी तो टी आ गया। मान लो मदर में कैपिटल टी स्मॉल टी था, जब गैमेट बना तो या तो कैपिटल टी आएगा या तो स्मॉल टी आएगा। इमेजिन कर लेते हैं यहां से भी कैपिटल टी आ गया, अब दो कैपिटल टी जाइगोट के अंदर में आ गए, स्पर्म और एग फ्यूज किया तो ऐसी जाइगोट में जिसमें सेम एलील देखने को मिलेगा, सिमिलर एलील है, एलील माने पेयर ऑफ जीन, तो सेम एलील होगा तो हम ऐसी कैरेक्टर को क्या बोलेंगे, होमोजाइगस ट्रेट मतलब कैरेक्टर। होमो मतलब सेम, जाइगोट के अंदर में, ट्रेट मतलब कैरेक्टर। तो सिमिलर एलील या तो कैपिटल टी कैपिटल होगी हाइट के लिए, मतलब तो मदर से भी कैपिटल टी का कैरेक्टर आया है, फादर से भी कैपिटल टी का, या तो फादर से कैपिटल टी का, सॉरी स्मॉल टी का, और मदर से स्मॉल टी का। समझ आया? हाना में अंतर करो। यस मैम। ठीक है, और हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस। हेटेरो वर्ड का मतलब क्या होता है, हेटेरोजाइगस ट्रेट। अच्छा मुझे होमोजाइगस, अब मान लो ये पेरेंट है, मान लो ये कैरेक्टर आपके अंदर में है, आपके अंदर कैपिटल टी है आपकी हाइट के लिए। अगर आपकी बॉडी कोई गैमेट बनाएगी तो गैमेट में हाफ आएगा तो टी ही बनेगा या नहीं, चाहे ये आए चाहे ये आए, टी आएगा या नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर सिमिलर गैमेट बनेगी या नहीं, हाँ ना में आंसर करो। हाँ मैम। यस है ना, तो इसका मतलब होमोजाइगस ट्रेट में
सिमिलर 2 टाइप्स की गैमेट बनेगी, 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। अगर ये 2 गैमेट बनाता है तो दोनों की दोनों क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है ना। हेट्रोजाइगस ट्रेट लेते हैं। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या हो रहा है, हेट्रोजाइगस का मतलब 2 डिफरेंट एलील आएगा, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट जीन आएगा टू फॉर्म 2 डिफरेंट जीन टू फॉर्म एन एलील। 2 डिफरेंट जीन आएगा जो एलील का फॉर्मेशन करेगा। डिसिमिलर एलील हम कह सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, डिसिमिलर एलील है। वहां पर सेम एलील था, यहाँ पर 2 डिसिमिलर एलील हैं। अब देखो बेटा, अगर ये इंसान गैमेट बनाएगा, अगर ये इंसान गैमेट बनाएगा तो कितनी तरह की गैमेट बनेगी, बताओ कितनी तरह की गैमेट बनेगी यहाँ पर। हाँ 4 टाइप्स की। ये 2 तरह की। मैंने क्या बताया, गैमेट क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ जीन ना। अगर ये अपने बच्चे को पैदा करेगा तो अपनी हाफ जीन को भेजेगा, तो या तो ये टी भेज सकता है या तो ये टी भेज सकता है। तो अपने गैमेट में ये हाफ 2 तरह की गैमेट बनेगी। इसका मतलब 2 टाइप्स ऑफ गैमेट बनेगा। यहाँ पर बनेगा या नहीं, हाना में आंसर करो। देखो बात आंसर करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों को समझ आ भी रहा है या नहीं। जेनेटिक्स बेटा दाल भात नहीं है कि आप खा लें और समझ जाएं। जेनेटिक्स आज भी और आज से आने वाले 100 साल तक भी स्टडी होने वाली सब्जेक्ट है, चाहे आपकी साइंस कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, ठीक है ना। तो हेट्रोजाइगस में क्या होगा, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी ना तो आगे का चैप्टर पूरा आपके सर के ऊपर से निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं जब क्रॉस बनाऊंगी, जब मैं स्क्वायर पिनेट स्क्वायर बनाऊंगी ना, तब आपके सब दिमाग से ऊपर होता चला जाएगा। तो याद रखो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में 2 तरह की गैमेट बन रही हैं। और एलील क्या होता है, पेयर ऑफ जीन होती है, एक फादर से आती है एक मदर से आती है। जीन हमेशा पेयर में आएगी, लेकिन एक्सप्रेस कौन होगा, एक्सप्रेस वो होता है जो डोमिनेंट होता है ना। अब जैसे ये लिख लिया था, हाना में आंसर करो। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके अंदर ये वाली जीन है, मान लिया ये कैपिटल टी फादर से आई है, ये स्मॉल टी मदर से आई है, इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन आपकी हाइट जो है, लोग आपको बोल रहे हैं कि अरे इसकी हाइट तो फादर जैसी दिख रही है, ये तो अपने पापा पे गया है लंबा है, ये अपने पापा पे गया है लंबा है, ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। इसका मतलब है ना, इसका मतलब क्या है कि कौन एक्सप्रेस कर रहा है, वो जीन एक्सप्रेस कर रही है जो आपके फादर से आई है, वो जीन एक्सप्रेस नहीं कर रही है जो आपके मदर से आई है। जो जीन, ध्यान से सुनो, जब कोई कैरेक्टर पेयर में होता है, जब कोई कैरेक्टर पेयर में होगा और वो पेयर डिसिमिलर होगा, दोनों डिफरेंट है, और जो इनमें से एक्सप्रेस करेगा, मतलब टॉलनेस एक्सप्रेस कर रही है और ड्वार्फनेस एक्सप्रेस नहीं कर रही है। ड्वार्फ का मतलब नाटा, बता दे रही हूं बार बार। टॉलनेस एक्सप्रेस कर रही है लेकिन ड्वार्फ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे ये वाली जो जीन है ये क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब भारी पड़ना, भारी पड़ रही है किस पे, मदर वाली जीन पर। और जब ये भारी पड़ेगी तो मदर की जीन को एक्सप्रेस करने नहीं देगी,
ऐसा नहीं है ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ये एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन बड़ा ही लेस एक्सप्रेसिव है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हमें कौन दिखाई दे रहा है? हमें सिर्फ कैपिटल टी दिखाई दे रही है। ऐसा समझो बेटा, एक लंबा आदमी के पीछे में एक छोटा सा आदमी छुपा हुआ है। आपको दिखाई कौन दे रहा है? सिर्फ लंबा आदमी दिख रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा वाला आदमी नहीं है, वो है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो चीज, जो कैरेक्टर आपको दिखाई देगी, तो या फिर जो जीन आपको एक्सप्रेस करती हुई दिखाई देगी, उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट। और जो आपको एक्सप्रेस करती हुई दिखाई नहीं देगी, उसको हम बोलेंगे रिसेसिव। ठीक है ना? और रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है ना? तो एक्सप्रेस जब वो नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो नहीं है, वो है। ये कब एक्सप्रेस करेगा? गैमेट जब बनेगा तो अलग हो जाएगा, ये अलग होके इसका अपना इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है, इसका अपना इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है, लेकिन जब दोनों साथ होंगे तो वो एक्सप्रेस करेगा जो डोमिनेंट होगा, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा जो रिसेसिव होगा। आ गया बात समझ में? हाँ ना में आंसर करो। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है? ट्रेट माने कैरेक्टर, बार बार बोला, जेनेटिक्स लैंग्वेज। डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है? वो कैरेक्टर, है ना, दोज ट्रेट which is expressed in F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन क्या हो गई? पेरेंट, आप किसी भी इंडिविजुअल को ले लो, उसको पेरेंट इमेजिन कर लो, उससे जो बच्चा होगा उसको हम पहला जनरेशन कहेंगे। F1 जनरेशन माने फीलियल जनरेशन, है ना? जैसे मैंने आपको कंसीडर कर लिया, आपको मैंने अब मैंने अपना एक्सपेरिमेंट आपसे शुरू किया है, तो मैं आपको पेरेंट मान लेती हूँ। अब आपके बाद जो जनरेशन आएगी, पहला आपके जो बच्चे होंगे, उसको मैं बोल रही हूँ वो F1 जनरेशन है। फिर उनसे जो बच्चे आएंगे उनको मैं F2 जनरेशन बोलूंगी। ठीक है ना? तो F1 जनरेशन जस्ट पेरेंट के बाद वाला जनरेशन। तो F1 जनरेशन मतलब पेरेंट जो है, पेरेंट के बाद जो भी जनरेशन आती है उसको हम क्या बुलाते हैं? F1 जनरेशन। इसका मतलब पेरेंट जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर करती है और जो आपको पहली जनरेशन में दिखाई देगी, वो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा। वो कैरेक्टर क्या कहलाएगा? डोमिनेंट कहलाएगा, है ना? इसको हम क्या करेंगे? इसको हम एक्सपेरिमेंट से हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी बस इतना ध्यान देना है, डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होती है जो पेरेंट के बाद वाली जो पहली जनरेशन होती है उसमें आपको दिखाई देगी। जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझेंगे तब हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रिसेसिव क्या होती है। रिसेसिव ट्रेट क्या होता है? रिसेसिव ट्रेट वो होगी बेटा जो एक्सप्रेस करती हुई आपको दिखाई नहीं देगी, पर वो होगी, है ना? और देखो डोमिनेंट ट्रेट जो होगा ये हमेशा डेनोटेड होगा, denoted by capital letter, कैपिटल लेटर से हम इसको डेनोट करेंगे। रिसेसिव ट्रेट वो कैरेक्टर होगा जिसको आप डेनोट करोगे, डेनोटेड बाय स्मॉल लेटर से डेनोट करोगे आप। एक्सपेरिमेंट से हम इनको प्रूफ करेंगे बेटा आगे, अभी बस समझना है ना? तो इसको मैंने लिख दिया। रिसेसिव कैरेक्टर क्या होती है? which does not appear, those character which does not appear
इन F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन में आपको दिखाई नहीं देंगी, ये F1 जनरेशन में आपको दिखाई नहीं देंगी। ठीक है ना, ये F1 जनरेशन में आपको दिखाई नहीं देंगी और डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो आपको F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करती हुई दिखाई देगी। लिख लिया? हाना में आंसर करो। नो मैम। हो गया? हो गया सभी का? डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, है ना। अब बात करते हैं बेटा फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी आपको दिखाई दे रहा है और उसका आपको फिजिकल अपीयरेंस, आपको जीन नहीं पता उसके अंदर कौन सी है, ध्यान से सुनो, आपको नहीं पता उसके अंदर जीन कौन सी है, लेकिन आप उसको देख करके बता रहे हो। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, पापा लंबे हैं बच्चा भी लंबा हो गया, दादा लंबे हैं तो बच्चा लंबा हो गया, ऐसी बातें हम करते हैं। माँ के बाल काले हैं इसलिए बच्चे के बाल काले, मामा का बाल गिर रहा है इसलिए बच्चे का बाल गिर रहा है, तो ऐसी बातें जो हम करते हैं, तो ये फिनोटाइप बात है। फिनोटाइप मतलब फिजिकल, जो आप बाहर बाहर देख करके बातें करते हैं वो फिनोटाइप होती है, लेकिन आपको नहीं पता उसका जीन कौन सा है ना। तो फिनोटाइप क्या है? फिजिकल, फिजिकल अपीयरेंस। आप इसको अगर एक लाइन में लिखना हो तो आप बोल सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस, है ना। तो हम कह सकते हैं जीन का एक्सप्रेशन होता है ये, है ना। इट इज द एक्सप्रेशन, it is the expression of a trait, किसी भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है जो आपको दिखाई दे रहा है ना। एग्जाम्पल लेते हैं हाइट, एग्जाम्पल लेते हैं हाइट। तो अगर मैं बोलूं कोई इंसान टॉल है, कोई इंसान आपको लंबा दिखाई दे रहा है ना। तो अगर कोई इंसान लंबा है तो
आप क्या कह सकते हो कि उसके अंदर जीन कौन सी है, क्या आप बता सकते हो क्या? हाँ ना, मैं आंसर करो। आप नहीं कैपिटल बता बेटा, वो तो मैंने बताया ना, मैं आपको बोल रही हूँ कोई आदमी रोड पे जा रहा है, वो लंबा आपको दिख रहा है, तो क्या आप उसकी जीन बता सकते हो क्या, उसके अंदर जीन कौन सी है? हाँ, ये आप बोल रहे हो उसके अंदर कैपिटल टी, ये लंबा है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ फिजिकल अपीयरेंस से, तो आप बोल रहे हो कैपिटल टी, तो कैपिटल टी में तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो क्या आप बता सकते हैं ये है या ये है? नहीं ना। तो फिनोटाइप का मतलब क्या है? फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस जो भी आपको दिखाई देती है ना? वो कोई होता है ड्वार्फ आपको दिखाई देगा, ड्वार्फ, कोई आपको छोटा दिखाई देगा। तो फिनोटाइप क्या होती है? ये होती है फिजिकल अपीयरेंस किसी भी कैरेक्टर का, है ना? या कोई प्लांट ही ले लो, एक ही प्लांट से आपने 10 सीड लो, 10 सीडों को लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? कोई एक लंबा मिलेगा, कोई एक छोटा मिलेगा, है ना? सेम उसी तरह अब आते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? आप जीन के लेवल पे बात करेंगे, जैसे अभी प्रियांशी ने बताया, मैंने बोला कोई इंसान लंबा जा रहा है, तो आप उसकी जीन के बारे में बोलोगे, अरे वो तो कैपिटल टी जा रहा है ना? जाहिर सी बात है, वो लंबा है तो उसमें कैपिटल टी होगा, है ना? तो उसकी आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप उसकी जीन के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप जीन के बारे में बात करेंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप जेनेटिक लेवल पर बात कर रहे हैं, तो जेनेटिक लेवल पर जब आप बात करते हैं तो उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन कहलाती है ये जीनोटाइप। किसका? ऑफ अ ट्रेट, किसी भी ट्रेट का, किसी भी कैरेक्टर को जब आप जेनेटिक सिंबल से, जैसे हाइट के लिए टी दिया मैंने, तो सिंबल के साथ जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वो जीनोटाइप कहलाती है। ठीक है ना? अब जीनोटाइप जो होगी बेटा, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, कोई इंसान लंबा है, अगर आप हाइट कैरेक्टर लेते हैं, हाइट इज अ कैरेक्टर बेटा, हाइट इज अ कैरेक्टर, और उसके ये दो क्या है, ऐसा समझिए, दो इसके ऑल्टरनेटिव्स है ना? या तो लंबा होगा या तो छोटा होगा, दो ऑल्टर, मैंने क्या बताया था, जीन पेयर में होती है और ये ऑल्टरनेटिव पेयर होती है, क्योंकि मदर फादर से आती है। या तो सेम आएंगी तो होमोजाइगस कहलाएंगी, डिफरेंट आएंगी तो हेट्रोजाइगस कहलाएंगी, और डिफरेंट अगर आती हैं तो वही एक्सप्रेस करेगा जो डोमिनेंट होगा। ठीक है ना? अगर हाइट आती है तो हाइट तो या तो ये आ सकती है टॉलनेस के लिए, अगर आप टॉल की बात करेंगे तो टॉल की बात करते तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अगर ये आएगा तो एक्सप्रेस वो किया है जो डोमिनेंट है, दैट इज कैपिटल टी। और इसमें तो दोनों ही एक्सप्रेसिव है, क्योंकि दोनों के दोनों ही डोमिनेंट है। आया बात समझ में? हाँ ना में आंसर करो। ठीक है, और हो जाए तो बताना। फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस, आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जैसे कोई फूल है, वो लाल है, पीला है, हरा है, तो आप उसकी क्या बात कर रहे हैं? आप उसकी फिनोटाइप बात कर रहे हैं। लेकिन आप जब जेनेटिक लेवल पर बात करते हैं तो आप उसको आर से डिनोट करोगे, रेड है, व्हाइट है तो डब्ल्यू से डिनोट करोगे, पिंक हो जाएगा तो रेड व्हाइट का मिक्सचर हो जाएगा, हम बोलेंगे, तो आर डब्ल्यू दोनों। तो आप उसकी किस लेवल में बात कर रहे हैं? जीनोटाइप बात कर रहे हैं। लिख लिया? ठीक है, तो अब हमने इतनी चीजें देख ली, यही टर्म, और भी टर्म्स है बेटा जो आगे आपको क्लासेस में समझ में आते जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जब हम मेंडल को समझेंगे। हेडिंग डालेंगे आप मेंडल। ठीक है,
मेंडल की बात करते हैं। अब देखो बेटा, मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिनको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जीजे मेंडल। जीजे मेंडल जो थे, ये बड़े गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया में, जो अभी चिकोस्लोवाकिया में है। ठीक है। अब देखो, ये जो जीजे मेंडल थे, इनका जन्म हुआ था 1822 में। 1822 में। ये बहुत गरीब परिवार में थे, और ये आगे चल करके, फ्यूचर में आगे चल करके ये एक चर्च के फादर होते हैं, वही बने। जब ये चर्च के फादर बने बेटा, तो पहले क्या होता था, जो ऑर्फन्स होते हैं, अनाथ अनाथ बच्चे जो होते हैं, जो उस चर्च ट्रस्टी वगैरह में रहते हैं, तो चर्च की जो जमीन होती है, वहां पर क्या होती है? खेती होती है। उस खेत में लोग सब्जियां लगाते हैं, और उन बच्चों को खिलाया पिलाया जाता था। तो जीजे मेंडल को बड़ा ही ऐसा नहीं है बेटा, जीजे मेंडल 1922 में इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट नहीं है जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बात बताई। इनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, है ना। इनसे पहले भी कुछ साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बात की, लेकिन वो फेल हो गए। वो एक सही डाटा नहीं दे पाए। जीजे मेंडल थोड़े दिमाग वाले थे, इन्होंने कुछ अलग किस्म से एक्सपेरिमेंट, वैसा ही था, लेकिन इनका तरीका थोड़ा अलग था, और इनको सक्सेसफुल रेट मिला। कैसे, हम बात करेंगे। तो जब खेती होती थी उस चर्च के जमीन पर, तो इन्होंने क्या किया, इनको बड़ा इंटरेस्ट आता था। कैसे? कि एक ही प्लांट से, मान लो आपने एक प्लांट लिया है ना, एक प्लांट से आपने 10 सीड ली। जब आप 10 सीड को लगाते हैं, तो 10 सीड से जो भी प्रोजेनी यहाँ पर बनी है, जो भी बच्चे यहाँ आपको मिले हैं इस पेरेंट से, सब में जीजे मेंडल को कुछ अलग दिखाई देता था। सब में जीजे मेंडल को कुछ अलग दिखाई देता था। तो जीजे मेंडल को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या ऐसा है जो एक ही पौधे से जब मैंने 10 बीजे लगाए, तो 10 अलग क्यों है, और मटर से मटर का ही पौधा क्यों निकल रहा। जब वो आम का बीज लगाते हैं, तो आम ही क्यों आता है, कोई और पौधा क्यों नहीं आ रहा। इनके मन में बहुत सारे सवाल थे, है ना। तो ये तो साइंटिस्ट थे नहीं, इनको कोई रिकॉग्नाइज एज अ साइंटिस्ट कर भी नहीं रहा था, अगर वो ये एक्सपेरिमेंट कर भी रहे थे। इनसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डार्विन। डार्विन और मेंडल दोनों का टाइम पीरियड एक ही है। मेंडल का फेल होने का एक कारण ये है कि डार्विन उस टाइम बहुत फेमस हुए थे, क्योंकि इवोल्यूशन वो लेकर आए थे, और डार्विन ने ये बात बताई थी। देखो बेटा, दुनिया में 2 किताब ऐसी है जिन्होंने सोच को बदला। पहली किताब बाइबल। अब आप बोलोगे मैडम ऐसा कैसे? बेटे, बाइबल जो है हमारी वेदास के बहुत बाद आया है। हमारा वेद तो बहुत पुराना है, लेकिन बाइबल को जनरली हम एमर्जिंग, या ऐसा कह सकते हैं कि चेंजिंग बुक हम इसलिए मानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार करने वाला यही क्रिश्चियनिटी ही है। क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में अपने आप को प्रमोट की, और बाइबल पूरी दुनिया में पहुंची, इसलिए सबसे ज्यादा दिमाग को चेंज करने वाली बुक हम उसको मानते हैं। उसके बाद हम मानते हैं डार्विन की लिखी गई किताब जो है इवोल्यूशन। डार्विन ने ये बात बताई कि देखो भाई, हमें कोई भगवान भगवान नहीं बनाया है, हम तो बंदर से बन के आए हैं। और डार्विन ने जब ये बात कही, तो उनकी इतनी बदनामी हुई। डार्विन फेमस इसलिए नहीं थे कि उन्होंने बड़ी महान खोज की, डार्विन बदनामी से दुनिया में फेमस हो गए थे। उनकी बदनामी हो रही थी क्योंकि वो बाइबल के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। बेटा, धर्म के अगेंस्ट जब बातें करता है ना कोई, तो मार दिया जाता था। उस टाइम ऐसी चीजें होती थी कि धर्म के अगेंस्ट आज भी होता है। कुछ कट्टरपंथी जो लोग होते हैं, न्यूज में आप देखिए कई जगह पर ऐसा हुआ है अभी भी। तो धर्म के नाम पर अगर बातें करते हैं लोग, तो आज भी मारते हैं, क्योंकि साइंस को वो बिलीव नहीं करना चाहते। तो उस टाइम भी ऐसा ही हुआ। और उस टाइम डार्विन, ही वाज लाइक अ सेलिब्रिटी। वो सेलिब्रिटी जैसे थे, क्योंकि वो बुक इतनी हाथों हाथ बिक रही थी उनकी, कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट को कोई देख भी नहीं रहा था।
तो मेंडल को इसीलिए मैं बोलती हूँ बड़े अभागे किस्म के साइंटिस्ट थे, इतनी महान खोज की फिर भी वो क्रेडिट इनको नहीं मिला। अब देखो मेंडल की डेथ कब हुई, अब देखो मेंडल क्या किए, इनको मैं शॉर्ट में बताती हूँ बेटा। मेंडल ने क्या किया, उस चर्च की जो जमीन थी वहां पर एक छोटी सी पार्ट जमीन का ले लिया, और जमीन का लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उस बीज को लगाया। ध्यान से समझो, है ना। और इन्होंने एक प्लांट चूज किया बेटा, वो प्लांट था पी प्लांट, मटर का पौधा था। और मटर का पौधा ही इनको सक्सेसफुल रेट देख करके गया। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो जीजे मेंडल आम का पेड़ चूज करते अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और कैरेक्टर वो लेते, उस टाइम तो जीन क्या है वो कुछ पता ही नहीं था। जीन तो अभी पता चला कि 1906 में, और ये 1822 के अराउंड, और जीजे मेंडल की एक्सपेरिमेंट 1960s में हुई है, सॉरी 1860s में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया है। पेशेंस लेवल देखो इनका, 7 सालों तक उस छोटे से गार्डन में ये पौधा लगाते रह गए, ये पौधा लगाते रहते। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो उनको हाइट कैरेक्टर पर एक्सपेरिमेंट करना है, अगर वो आम का पौधा चूज करते तो हाइट मेजर करने के लिए उनको 15-20 साल इंतजार करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? हाँ ना में आंसर करो। यस है ना। तो उनको क्या चाहिए था, उनको एक ऐसा प्लांट चाहिए था, है ना, उनको एक ऐसा प्लांट चाहिए था जिसमें कैरेक्टर मिल सके। जैसे मटर का पौधा अगर आप देखोगे ना बेटा, तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी फ्लावर पर्पल कलर की भी आती है, व्हाइट कलर की भी आती है। इसके जो मटर के दाने होते हैं वो गोल टेढ़े मेढ़े हरे पीले रंग के आते हैं, और इनमें हाइट लंबी छोटी आपको देखने को मिलती है। मतलब एक ही पौधे में इनको बहुत वैरायटी के कैरेक्टर मिल रहे थे जिनको स्टडी करने में आसानी थी। और दूसरी सबसे सक्सेसफुल रेट का कारण ये था कि ये जो सीजनल प्लांट होता है, सीजनल मतलब, है ना, बायो बॉटनी में बेटा हमें इन प्लांट्स को हम एनुअल प्लांट्स बुलाते हैं जो एक सीजन में ग्रो करते हैं। एनुअल मतलब सालाना होता है ना, जो आप पढ़ते हो, चाहे आप मैथ्स में पढ़ते हो एनुअल, या कहीं पर भी एनुअल पढ़ो, लेकिन जब बायो आता है ना तो बायो में एनुअल का मतलब सीजन होता है। तो ये सीजनल होते हैं, एनुअल प्लांट होते हैं जो कुछ महीनों तक ही ग्रो करते हैं। तो इतनी ही लाइफ में, इसका मतलब एक साल में वो कई जनरेशन को लगा सकते थे या नहीं? हाँ ना में आंसर करो। यस है ना। तो एक साल में वो कई जनरेशन को लगा सकते थे, तो इनको फायदा हो रहा था। तो ये मेजर सक्सेसफुल का कारण था इनका चॉइस ऑफ प्लांट बड़ा सही था। अब बात करते, इमेजिन करो जीजे मेंडल ने क्या किया, जीजे मेंडल ने मटर का प्लांट चूज किया। मटर का प्लांट जब इन्होंने चूज किया तो इन्होंने 7 कैरेक्टर को चूज किया। कैरेक्टर वो कैरेक्टर थे बेटा जो इनको दिखाई दे रहे थे। कौन से 7 कैरेक्टर थे? एक तो इनको दिखाई दे रहा था हाइट, एक दिखाई दे रहा था इनको फ्लावर का कलर, पॉड, पॉड माने वो जो दाना होता है ना, पॉड का कलर दिखाई दे रहा था, है ना, पॉड का शेप दिखाई दे रहा था। इस तरह करके इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए, और ये 7 कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट उठा के 5 नंबर के क्वेश्चन में दे देगा आपको। 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे जो मेंडल ने चूज किए थे, ठीक है ना। तो 7 कैरेक्टर एनसीईआरटी में दी गई है बेटा, और आपको 7 के 7 कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए। और 7 कैरेक्टर का ऑल्टरनेट इन्होंने लिया। जैसे ऑल्टरनेट मतलब एक टॉल था तो एक ड्वार्फ ले लिया। फ्लावर कलर क्या था, एक का पर्पल था तो एक का व्हाइट ले लिया, ठीक है। एक का पॉड कलर लिया, पॉड एक ग्रीन कलर का था, एक येलो कलर का हो गया, है ना। पॉड शेप क्या था, राउंड था, और एक का व्रिंकल था, व्रिंकल मतलब इधर उधर से दबा हुआ, ठीक है। तो इस तरह करके उन्होंने ऑल्टरनेट कैरेक्टर ले लिए, एक कैरेक्टर के ऑल्टरनेट फॉर्म्स इन्होंने ले लिए। अब देखो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने इमेजिन करते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक जनरेशन लगाई, इसको इन्होंने पेरेंट ले लिया।
एक पौधा लगाया इन्होंने, इसको इन्होंने पेरेंट ले लिया और यहाँ पर 7 कैरेक्टर चूज करके इन्होंने रख लिए। अब 7 कैरेक्टर ले लिया उन्होंने, ठीक है। अब इससे जो सीड मिली, पेरेंट से जो सीड मिली बेटा, उससे उन्होंने जनरेशन लगाई, इसको हम कह रहे हैं F1 जनरेशन। और हमें पता है F1 जनरेशन में वो एक्सप्रेस करेगा जो डोमिनेंट होगा। जो भी चीजें एक्सप्रेस की, मान लो हाइट एक्सप्रेस की, तो यहाँ पर जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए ये सेम कैरेक्टर इन्होंने इस जनरेशन की, एक पेज लिया इन्होंने, ये पेज लिया, इस पेज पर जो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रही थी उस कैरेक्टर पर इन्होंने क्या कर लिया, टिक मार्क कर लिया, टिक मार्क कर लिया, है ना। जैसे टॉल है, टॉल एक्सप्रेस किया, ड्वार्फ नहीं किया, तो इन्होंने टॉल पे टिक कर लिया, ड्वार्फ को काट दिया। फिर उन्होंने देखिए फ्लावर कलर पर्पल कर लिया, व्हाइट पे टिक नहीं किया, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। फिर इन्होंने इससे जो सीड मिली, ध्यान से समझना, सारी चीजें यही समझ में आ जाएंगी। इससे जो सीड मिली उससे इन्होंने 3rd जनरेशन लगाया, इससे इन्होंने 3rd जनरेशन लगाया, और 3rd जनरेशन जब इन्होंने लगाया, इसको हमने क्या नाम दिया, F2 जनरेशन, है ना। पेरेंट के हिसाब से ये 2nd जनरेशन है बेटा, और हम इसको 3rd जनरेशन कह रहे हैं इंक्लूडिंग फर्स्ट, ठीक है ना। आप कुछ भी कह लो, F2 जनरेशन ही कहो। जब F2 जनरेशन इन्होंने लगाया तो जीजे मेंडल हैरान रह गए। हैरान कैसे रह गए कि जो कैरेक्टर यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, इन्होंने देखा वो कैरेक्टर यहाँ एक्सप्रेस कर गए F2 जनरेशन में। इसका मतलब बेटा कुछ पेरेंट के कुछ कैरेक्टर 1st जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं और पेरेंट के कुछ कैरेक्टर 2nd जनरेशन में भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जीजे मेंडल को एक बात यहां समझ में आई, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हर जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। एक जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो दूसरे जनरेशन में एक्सप्रेस किया, तो इन्होंने कुछ लॉज बनाए और उन्हीं लॉज पर आज पूरी जेनेटिक्स हो जाती है, ठीक है ना। तो जीजे मेंडल जो थे, आपको पता है ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 7 सालों तक किया। अब आप बोलोगे मैडम इतना लंबा एक्सपेरिमेंट क्यों किया था इन्होंने पता है बेटा, ये 7 कैरेक्टर एक साथ लेकर एक्सप्रेस नहीं किया, ये एक कैरेक्टर एक बार में लेते थे। जैसे फॉर एग्जांपल टॉल कैरेक्टर, हाइट का कैरेक्टर ले लिया, तो हाइट के कैरेक्टर पर ये कम से कम 8-10 जनरेशन स्टडी करते थे। उसके बाद ये फ्लावर का कलर लेते थे, फ्लावर का कलर लेते थे, उस पे 8-10 जनरेशन स्टडी करते थे। इस तरह करके इन्होंने 7 कैरेक्टर लेकर 7 कैरेक्टर पर 7 साल एक्सपेरिमेंट किया। और जीजे मेंडल पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स, टैली आप पढ़ते होंगे ना, ये टैली करते थे, जो जो कैरेक्टर मिलती थी उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, अगर कोई कैरेक्टर नहीं मिलता था तो उसको कट करते जाते थे। मैथ्स में ये टैली का इस्तेमाल करते थे। तो पहले ऐसे साइंटिस्ट बने जीजे मेंडल जिन्होंने मैथ्स का इस्तेमाल बायोलॉजी में किया। और जीजे मेंडल बहुत कॉन्फिडेंस हो गए थे क्योंकि उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था, उनको लग रहा था कि ये बहुत सही है, और ये सही था भी। जीजे मेंडल अपनी जो ये एक्सपेरिमेंट थी इसको यूरोप में भेजा, है ना, कहीं पर भेजा, जो रिसर्च सेंटर था वहां पर इनके रिसर्च पेपर को देखा गया। तो पहले ही लोगों के मन में, जो लोग वहां पर बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे होते हैं, उनके मन में पहली चीज ये आई, ये तो साइंटिस्ट है नहीं, तो बड़े लाइटली लिया उन्होंने जीजे मेंडल को। दूसरे, बायोलॉजी में मैथ्स देखा उन्होंने और लाइटली ले लिया। और तीसरी चीज, 7 सालों में उन्होंने बहुत लंबा जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, पेपर बहुत ज्यादा इन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो इतनी लंबी एक्सपेरिमेंट जो थी उसको इतना कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन जीजे मेंडल की इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए जीजे मेंडल को एक और प्लांट पर बोला गया कि आप एक काम करिए, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है इसको हम अपनी तरफ से आपको एक प्लांट देते हैं, उस पर करके बताइए। जीजे मेंडल ने बोला ठीक है। एक प्लांट इनको अलग से दिया गया, उस प्लांट में बहुत ज्यादा कैरेक्टर थे और जीजे मेंडल क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए।
जीजे मेंडल भी थोड़े से डिमोरलाइज हो गए वहां पर कि मेरा एक्सपेरिमेंट सिर्फ पी प्लांट तक ही सीमित है, मेरा एक्सपेरिमेंट और किसी प्लांट पर पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन इन्होंने अपने किसी एक बड़े क्लोज फ्रेंड को बताया कि देखना एक दिन मेरा जो एक्सपेरिमेंट है इसको दुनिया जानेगी। इनकी डेथ हो गई 1884 में। इनकी डेथ कब हुई? इनकी डेथ हो गई 1884 में, है ना। 1884 में इनकी डेथ हो गई और 16 साल बाद, 16 साल बाद मतलब 1900 में, एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, 1900 में तीन अलग अलग जगहों के तीन बड़े बड़े साइंटिस्ट, कौन बड़े बड़े साइंटिस्ट है तीन, वो अगली क्लास में नाम बताऊंगी। तीनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और जीजे मेंडल के एक्सपेरिमेंट की रीडिस्कवरी हुई, और तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो अगली क्लास में ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं इसको हम समराइज करेंगे एक जगह पर, थियोरेटिकल लैंग्वेज में समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मैं सब लिखवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। और कैसे F1 जनरेशन में कुछ एक्सप्रेस हुआ, कैसे F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ, कैसे हम समझेंगे डोमिनेंट कौन है, क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं, हम जीन तो उस टाइम पता नहीं थी, तो डोमिनेंट रिसेसिव मेंडल कैसे समझ पा रहे थे, ये सब हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में आपका जेनेटिक्स चैप्टर में मतलब ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा, लॉज हम समझ लेंगे तो मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।